Welcome back, friends. Once again, welcome to all of you on कनक क्लासेस। आज इस वीडियो का नाम मैंने इंट्रोडक्शन अबाउट साउंड पार्ट 2 इसलिए दिया है क्योंकि साउंड पार्ट 1 में हम लोगों के कुछ टॉपिक ही कंप्लीट हो पाए थे और इसके 2 टॉपिक अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, द कॉजेज ऑफ जनरेशन ऑफ साउंड और द रीजन्स फॉर डिफरेंसेज इन साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ये 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था पार्ट 1 में। इस पार्ट में हम द मैकेनिज्म ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग ऑफ साउंड बाय द ह्यूमन ईयर, इन 2 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और इसमें और भी बहुत सी बातें होंगी। तो चलिए समय ज़्यादा न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अनलाइक द अर्थ द मून हैज़ नो एटमॉस्फियर, हमें पता है अर्थ के जैसे मून के चारों ओर एटमॉस्फियर नहीं है। इवन इफ ए लाउड एक्सप्लोजन वर टू टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन द मून, इट वुड नॉट बी हियर्ड इवन एट नियर बाई पॉइंट्स। अगर मून के आसपास कहीं पर भी कोई एक्सप्लोजन कर दिया जाए और वहीं थोड़ी दूरी पर कोई खड़ा हो तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्वेश्चन उठता है कि क्यों, ऐसा आखिर क्यों होता है? तो इसके आंसर को सर्च करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अर्थ, आप अर्थ को देख रहे हैं। अर्थ के चारों तरफ एक मोटी लेयर है एटमॉस्फेयर की। द अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड टू ए हाइट ऑफ नियर बाई 200 किलोमीटर एबव इट्स सरफेस, अपने सरफेस से लगभग 200 किलोमीटर ऊपर तक या इससे भी ज़्यादा ऊंचाई तक इसका एटमॉस्फेयर है। There may be many explosions and noises taking place in the outer space, but we do not hear them. ठीक है, हमारे अर्थ के चारों तरफ भाई बहुत लंबा रेंज है एटमॉस्फेयर का, 200 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा दूरी तक, लेकिन इसके बाद भी जो स्पेस में एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, उन एक्सप्लोजन्स की साउंड हम लोग क्यों नहीं सुन पाते हैं? इट हैज नाउ बीन इस्टेब्लिश दैट साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। हम लोग पहले वाले ही पार्ट में और इंट्रोडक्शन अबाउट वेव के वीडियो में भी समझ चुके हैं कि साउंड को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर मीडियम पार्टिकल्स नहीं होंगे, साउंड कैन नॉट बी प्रोपगेट, नहीं चल पाएगा साउंड। इट कैन नॉट प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब मैंने समझाया था, ऐसी जगह जहां पर गैसेज ना हो, एयर ना हो। तो वैक्यूम में साउंड प्रोपगेट नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। However, it can propagate through all the 3 states of matter, that is gases, liquids and solids. आपको मैंने बताया भी है कि मटेरियल मीडियम से होकर ये पास हो सकता है, साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। और मैटर किसी भी स्टेट में हो सकता है, वो गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और सॉलिड में भी हो सकता है। इस चीज को, इस बात को हम वेरीफाई करेंगे एक एक्टिविटी देखकर, उसको समझकर। वी कैन वेरीफाई द फैक्ट दैट ए मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड बाय ए एक्टिविटी। आप लोगों ने देखा होगा, इस एक्टिविटी के बारे में सुना भी होगा, लेकिन उस एक्टिविटी को बताने से पहले मैं एक बात मीडियम के बारे में भी बात कर लेना चाहता हूं, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं इंट्रोडक्शन अबाउट वेव्स में, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा जानना जरूरी है, बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। हम सब बार बार ये कह रहे हैं कि साउंड को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन ये मीडियम होता क्या है, ये तो हम लोगों को जानना जरूरी है। मीडियम को एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं।
ये एक बस का इमेज मैंने सिलेक्ट किया है अपने स्लाइड में, ये समझाने के लिए कि जैसे अगर मुझे, मैं अपने ही एरिया अपने क्षेत्र का एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मुझे रावष्टगंज से वाराणसी जाना है तो मुझे किसी न किसी व्हीकल का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैंने बस को सिलेक्ट कर लिया। अब इस बस की खासियत क्या होगी कि इस बस में मैं रावष्टगंज में बैठ गया, बस यहां से चल दी और मूव करते हुए आगे बढ़ी। कुछ टाइम लिया इसने और इसने मुझे ले जाकर वाराणसी में, बनारस में छोड़ दिया। तो इट मीन्स बस इज प्लेइंग ए रोल ऑफ मीडियम। वह एक माध्यम का काम कर रही है बस। वह मुझे रावष्टगंज से ले जाकर वाराणसी छोड़ रही है। मुझे कहीं चलना नहीं पड़ा, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं एक जगह बैठा बैठा रावष्टगंज से वाराणसी पहुंच गया। तो यही काम मीडियम, इसी को मीडियम कहते हैं। मान लीजिए आपको वाराणसी से दिल्ली जाना है, तो हो सकता है कुछ लोग प्लेन से जाएं, कुछ लोग बस से जाएं, कुछ लोग ट्रेन से जाएं। तो कोई भी मोड हो ट्रांसपोर्टेशन का, आपने किसी न किसी चीज का सहारा लिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। तो ये जिस चीज का सहारा लिया आपने अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, उस चीज को ही मीडियम कहते हैं। ठीक है। हाँ, डिफरेंस क्या रहेगा? साउंड वेव जिस मीडियम को यूज कर रहा है और हम लोग जिस मीडियम को यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने यूज किया बस, ट्रेन, प्लेन, इन सारे मीडियम को, और ये मीडियम हमें रावष्टगंज से वाराणसी तक तो पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि ये मीडियम भी हमारे साथ साथ वाराणसी तक गया, रावष्टगंज से वाराणसी तक गया। यानी ये मीडियम हम अपनी प्लेस को, अपने लोकेशन को चेंज कर दे रहा है। लेकिन गैसेज के केस में, साउंड वेव्स के केस में क्या लागू होगा? वहां लागू होगा कि मीडियम पार्टिकल्स, जब एनर्जी इनको मिली तो उन्होंने एनर्जी अपने अगले मीडियम पार्टिकल को ट्रांसफर की, उसने अगले को, उसने अगले को, उसने अगले को, और वह मीडियम पार्टिकल वापस अपने स्थान पर चला गया। यानी कि जब साउंड एनर्जी मीडियम पार्टिकल्स के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो ये मीडियम पार्टिकल उस एनर्जी को अगले पार्टिकल को ट्रांसफर कर देते हैं और खुद वापस अपने प्रीवियस स्थान पर आ जाते हैं। देखिए, इसने ट्रांसफर किया और प्रीवियस स्थान पे आते जा रहे हैं। ठीक है। तो साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ये मीडियम क्या हो सकते हैं? गैस, वाटर, ग्लास, कोई सॉलिड मेटल, कोई भी चीज। ठीक है। तो उसके मीडियम पार्टिकल्स, इस जो एनर्जी इसको मिली, इस एनर्जी को उसने आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर किया और वापस अपने स्थान पे चले गए। तो ये मीडियम पार्टिकल अपनी लोकेशन को नहीं चेंज करते हैं। ये जब एनर्जी मिलती है तो वाइब्रेट होते हैं, अपने नेबरिंग मीडियम पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और फिर वापस अपने स्थान पर लौट जाते हैं। इस तरह से 1 by 1 करके एनर्जी, साउंड एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। ठीक है। जैसे इस स्लाइड को देखिए, एक एग्जांपल और समझाता हूं। मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हैं और मैं समझा रहा हूं। ठीक। मेरे माउथ से वॉइस प्रोड्यूस हुई, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब ये साउंड एनर्जी आपके पास तक पहुंचेगी कैसे? भाई, कमरे के अंदर और भी तो मतलब गैस तो भरी होगी, एयर होगी, एयर होगी यानी एयर पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स होंगे। और जैसे ही मैंने एनर्जी प्रोड्यूस किया बोलकर, तो मेरे माउथ के पास के जो एयर पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगेंगे बहुत तेज, और वो वाइब्रेट करेंगे तो भाई अपने नेबरिंग मीडियम पार्टिकल यानी एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे, वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। कुछ सीधे जाएंगे वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे, कुछ इधर वाले को डिस्टर्ब करेंगे, कुछ पीछे वाले को डिस्टर्ब करेंगे। यानी मेरे माउथ से जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई
वो अलग अलग डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल्स को अलग अलग मीडियम पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई। ठीक है, तो जब अलग अलग मीडियम पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई हमारी साउंड एनर्जी, तो किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हुई भाई? उसने अपने नेबरिंग पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, नेबरिंग पार्टिकल ने अपने नेबरिंग पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, और जब इस तरह से डिस्टर्ब करते करते वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर किया। डिस्टर्ब का मतलब उसने अपने नेबरिंग पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर किया। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होते होते हमारे कानों तक पहुंचती है। और देखिए, इस तरह जब अपने नेबरिंग एलिमेंट से वो टकरा रहा है, नेबरिंग मीडियम पार्टिकल से टकरा रहा है, तो इस टक्कर में भी तो उसकी कुछ एनर्जी हीट के रूप में खर्च हो रही होगी। तो यही कारण है कि जैसे मेरे द्वारा प्रोड्यूस की गई जो साउंड है वो बहुत अधिक दूर तक नहीं जा पाती है, एक लिमिटेड रेंज तक जाते जाते खत्म हो जाती है। तो इस तरह से जो हमारी साउंड एनर्जी है मीडियम पार्टिकल्स के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती है, लेकिन ये मीडियम पार्टिकल्स अपना स्थान नहीं चेंज करते। वो मतलब अपने नेबरिंग एलिमेंट को, अपने नेबरिंग पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करके वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। तो इस तरह से साउंड एनर्जी मीडियम्स के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। इसे एक एक्टिविटी के थ्रू अगर समझने की कोशिश किया जाए तो ये देखिए एक बेल जार एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इस बेल जार एक्सपेरिमेंट की खासियत ये है कि इसमें एक जो है आपको अलार्म क्लॉक यूज किया गया है और ये ग्लास का एक जार है। तो भाई आप जान रहे हैं कि हर जगह एयर भरी पड़ी है, एयर पार्टिकल्स हर जगह है। तो अगर इस अलार्म क्लॉक में मान लीजिए कोई टाइमर सेट कर दिया गया, तो जब टाइम होगा तो वो अलार्म क्लॉक अपने टाइम पर साउंड प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक, तो अभी तो इस जार के अंदर एयर फिलअप है, और एयर फिलअप है यानी एयर पार्टिकल्स हैं। एयर पार्टिकल्स हैं यानी कि साउंड जो साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है वो मीडियम इसमें उपलब्ध है। तो उस एयर पार्टिकल के थ्रू वो साउंड एनर्जी ट्रांसफर होते होते हमारे कानों तक पहुंच जाएगी। ठीक, इसी तरह का एक एग्जांपल ये भी है एक्टिविटी में। इसमें उसमें जो है अलार्म क्लॉक था, इसमें इलेक्ट्रिक बेल यूज किया गया है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन होगी, बेल जार के अंदर जो है एयर होगा, और जब हम इसे सप्लाई देंगे, पावर देंगे, तो बेल जार साउंड प्रोड्यूस करेगा, और इसमें उपस्थित एयर पार्टिकल्स के कारण वह साउंड हमारे कानों तक पहुंच जाएगी इन मीडियम पार्टिकल्स के थ्रू। ठीक है, अब इन मीडियम पार्टिकल्स के थ्रू जब साउंड हमारे कानों तक पहुंच जाएगी, तो उसके पीछे रीजन यही था कि इसके अंदर मीडियम पार्टिकल्स थे, एयर था। लेकिन यदि हम इसमें से, इस जार में से वैक्यूम पंप के थ्रू एयर को इवैक्यूएट कर लें, निकाल लें बाहर, तो जब अगर हम इसके अंदर से एयर को बाहर निकाल लें और उसके बाद सप्लाई दें, तो सप्लाई हम देंगे तो बेल तो अपना काम करेगी, वो तो साउंड प्रोड्यूस करने का काम करने लगेगी। लेकिन इस बेल के बाहर साउंड आ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अब इस बेल जार के अंदर एयर नहीं है, कोई मीडियम पार्टिकल ही नहीं है। जब इसके अंदर कोई मीडियम पार्टिकल ही नहीं है तो साउंड एनर्जी किसके द्वारा बाहर तक पहुंचेगी? भाई अभी अभी तो हम लोग 50 बार बात किए कि साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपगेट। अब इसके अंदर मीडियम ही नहीं है जिसके थ्रू साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। ठीक है, अब मीडियम आप कहेंगे कि सर जार तो मीडियम का काम कर सकता है, तो बेटे ये बेल जार के कांटेक्ट में नहीं है डायरेक्ट, ये एयर में बीचों बीच लटकी हुई है और यहाँ साउंड प्रोड्यूस कर रही है। और यहाँ से साउंड को अगर यहाँ से बाहर जाना है तो यहाँ पर गैस भरी होनी चाहिए थी, मीडियम पार्टिकल्स होने चाहिए थे जिसके थ्रू साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता। तो इस एक्टिविटी से यह क्लियर हो जा रहा है कि अगर मीडियम पार्टिकल्स नहीं है, किसी स्थान पर वैक्यूम है, तो वहाँ पर साउंड चल नहीं पाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपगेट। और व्हाट अबाउट लिक्विड एंड सॉलिड्स? ये तो गैस की बात हो गई। तो एज इन द केस ऑफ गैसेस, साउंड कैन प्रोपगेट थ्रू बोथ लिक्विड एंड सॉलिड्स। गैस की तरह लिक्विड और सॉलिड से भी साउंड
प्रोपगेट कर सकती है, चल सकती है। इनफैक्ट इट प्रोपगेट्स फास्टर थ्रू लिक्विड्स देन इट डज इन द केस ऑफ गैसेस। गैस की तुलना में लिक्विड में साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है और उससे भी ज़्यादा तेज उसकी स्पीड सॉलिड में होती है। क्यों होती है अभी हम समझेंगे। अभी बस इतना पहले सुनिए, गैस में जितनी साउंड की स्पीड है उससे ज़्यादा लिक्विड में, और लिक्विड से भी ज़्यादा गैस की साउंड की स्पीड सॉलिड में होती है। साउंड कैन प्रोपगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। उसी चीज को थोड़ा सा और समझाना चाह रहा हूं। साउंड कैन प्रोपगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इन फैक्ट इट नीड्स ए मीडियम टू प्रोपगेट। हम समझ चुके हैं इस चीज को। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड प्रोपगेट्स इज कॉल्ड मीडियम। देखिए मीडियम की बहुत ही सुंदर सी एक डिफिनीशन दिया है जो कि आपको याद होनी चाहिए। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड प्रोपगेट्स इज कॉल्ड मीडियम। यह एक नया टर्म आया मैटर। तो मैटर की डिफिनीशन को अगर हम समझें, ऑल थिंग्स अराउंड अस विच कैन बी सेंस फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स, दैट इज नोन एज मैटर। ठीक है, ऐसी सारी चीजें जो स्थान घेरती हैं और जिसको हम अपनी सेंस से फील कर सकते हैं, दैट इज नोन एज मैटर। एंड द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड प्रोपगेट्स, मैटर और सब्सटेंसेज जिनके थ्रू साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रोपगेट करती है, उसको हम कहते हैं मीडियम। साइंटिस्ट आर नाउ एबल टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर। ठीक है, एयर में साउंड की स्पीड क्या होगी, वाटर में क्या होगी, साइंटिस्ट ने इसको मेजर कर लिया है। एक चीज और समझ लेते हैं। साउंड कैन प्रोपगेट थ्रू सॉलिड्स। भाई कैसे? द डॉक्टर चेक्स अप यूजिंग द स्टेथोस्कोप, वी कैन हियर द साउंड फ्रॉम विद इन आवर बॉडी बिकॉज साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड्स। भाई डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप हमारे हार्ट पे लगाता है तो भी उसको आवाज सुनाई देती है। कैसे? तो इसका मतलब है भाई हमारी बॉडी तो सॉलिड ही है, तो अगर वहां से भी आवाज स्टेथोस्कोप तक पहुंच रही है, इसका मतलब कि साउंड सॉलिड में भी प्रोपगेट कर सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आपको, साइंटिस्ट आर नाउ एबल टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू सॉलिड्स। द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर इज अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड, वेयर एज इट्स स्पीड थ्रू वाटर इज क्लोज टू 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे एयर में साउंड की स्पीड होती है वो लगभग 340 या 343 मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। अगर 0 डिग्री पर बात करें तो 330 मीटर पर सेकेंड, रूम टेम्परेचर बात करें तो 343 मीटर पर सेकेंड। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर का साउंड की स्पीड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पर डिग्री सेंटीग्रेड साउंड की स्पीड में 0.61 मीटर पर सेकेंड का इजाफा होता है। हर डिग्री पर 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ती जाती है। इसीलिए 0 डिग्री पर 330 मीटर पर सेकेंड और 25 डिग्री पर 343 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड होती है। तो एक जनरल आइडिया हम लोग अपने माइंड में रखते हैं कि साउंड की स्पीड कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो साउंड की स्पीड है वो वाटर में साउंड की स्पीड की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 4-5 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, नियर अबाउट 4 टाइम्स फास्टर इन वाटर एंड 17 टाइम्स फास्टर इन स्टील देन इट डज इट एयर।
मतलब साउंड की स्पीड एयर में ही सबसे कम है, गैसेज में ही सबसे कम है, लिक्विड में उससे भी ज़्यादा और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। अगर इससे जैसे इसका 340 मीटर पर सेकेंड है तो लिक्विड में नियर अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड और सॉलिड्स में नियर अबाउट 5300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है साउंड की। तो साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में यानी एयर में सबसे कम होती है। आपने जनरली देखा होगा पीपुल हु लिविंग नियर रेलवे ट्रैक्स नो वेल इन एडवांस अबाउट एन अप्रोचिंग ट्रेन। जो लोग ट्रेन की पटरियों के आसपास रहते हैं वो बड़ी आसानी से बता देते हैं कि ट्रेन आने वाली है या नहीं। कैसे? दे प्रेस देयर ईयर अगेंस्ट द रेलवे ट्रैक, दे प्रेस देयर ईयर अगेंस्ट द रेलवे ट्रैक and the sound of the wheel of an approaching train travels much faster through the solid track and is heard and detected much before it is heard through the air। वो लोग पटरियों पे अपने कान को रखते हैं। अब आपको पता है कि जो ट्रैक होता है वो लोहे का होता है, सॉलिड होता है, और उस जो ट्रेन आ रही है उसकी आवाज सॉलिड से बहुत तेज आएगी इनके पास तक, जबकि एयर से आने में उसको ज्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए वो पहले ही बता देते हैं सुनकर कि ट्रेन आने वाली है। साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स एट डिफरेंट स्पीड। अलग अलग मटेरियल में इसकी स्पीड अलग अलग होती है। अभी मैंने बताया ही आपको कि भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में इसकी स्पीड अलग अलग होती है। द साउंड स्पीड ऑफ साउंड यूजुअली फास्टेस्ट इन सॉलिड वेयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर and lowest in gases where molecules are farther apart। अभी इसको समझा रहा हूँ कैसे, क्यों साउंड की स्पीड सॉलिड में ज़्यादा होती है और लिक्विड में या गैसेज में कम क्यों होती है। इन ए वैक्यूम देयर आर नो पार्टिकल्स टू वाइब्रेट, और वैक्यूम में कोई मीडियम पार्टिकल होता ही नहीं है। और आपको पता है कि साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपगेट। तो वैक्यूम अगर है जहाँ एयर ही नहीं है वहाँ पर जो है साउंड नहीं सुनाई देगा। ठीक है। वी फाइंड दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मोर देन दैट इन लिक्विड्स, इट इज लीस्ट फॉर द गैसेज। Thus, speed of sound in solid is greater than its speed in liquid, and the latter in turn is greater than its speed in gases। याद रखिएगा, साउंड की स्पीड गैस में सबसे कम, लिक्विड में उससे अधिक और सॉलिड में सबसे अधिक होती है। यहां देखिए रीजन भी पता चल जाएगा आपको। गैसेज में जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स, वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम कुछ बोलते हैं तो हमारे माउथ के पास वाले पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई, वो वाइब्रेट करना शुरू किया। लेकिन भाई अगला मीडियम पार्टिकल जो इस मीडियम पार्टिकल का नेबर है वो तो काफी दूरी पे है, तो इस पार्टिकल को उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी हमारे माउथ के पास वाले को। अब जब हमारे माउथ के पास वाले को इतनी अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी तो उसकी एनर्जी भी तो कुछ खर्च होगी यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो वो एनर्जी वेस्ट हो गई। अब ये इससे टकराएगा, इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा और वापस वो लौट आएगा। फिर ये वाला इतना सफर करेगा, इतना दूरी तय करेगा, फिर इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फिर वापस जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, इनको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। तो ये जो दूरी तय करनी पड़ रही है इसमें भी तो कुछ एनर्जी वेस्ट होगी भाई। तो इसी वजह से सॉलिड में, अरे गैसेज में जो साउंड एनर्जी है बहुत अधिक दूर तक नहीं जा पाती और इनकी स्पीड भी कम होती है। इनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होने में ज्यादा समय लगता है। जबकि लिक्विड में आप देखिए, लिक्विड में क्या हो रहा है, ये मीडियम पार्टिकल्स थोड़े पास पास है। जैसे ही मेरे माउथ से आवाज निकलेगी तो मेरे माउथ के पास का ये मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेगा, ये वाइब्रेट करेगा तो ये वाला वाइब्रेट करेगा, इसकी वजह से ये वाइब्रेट करेगा, फिर ये वाइब्रेट करेगा। इस तरह से एनर्जी जल्दी ट्रांसफर होगी, यानी साउंड एनर्जी, साउंड की स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होगी लिक्विड में गैस की कंपेयर में। और सॉलिड के केस में आप देख सकते हैं कि सारे के सारे मीडियम पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली बाउंड हैं,
तो जैसे ही आप इसको एनर्जी देंगे, ये अपने नेबर को, ये अपने नेबर को, ये अपने नेबर को तुरंत दे देगा, और इसके ट्रांसफर में जो एनर्जी है वो बहुत कम खर्च होगी। ठीक है, तो यही कारण है कि गैसेज में मीडियम पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड में कुछ पास और सॉलिड में बहुत पास होते हैं, जिसके कारण साउंड एनर्जी बहुत तेजी से ट्रांसफर होती है सॉलिड में, लिक्विड में उससे थोड़ा कम और गैस में उससे और कम। तो इस तरह से साउंड एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसीलिए साउंड की स्पीड गैसेज में सबसे कम, लिक्विड में उससे अधिक और सॉलिड में सबसे अधिक होती है। जैसा यहाँ शो भी किया गया है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैसेज में सबसे कम साउंड की स्पीड होती है। अब यहाँ एक चीज बहुत हम लोग समझते हैं, ये स्लाइड आप देखकर समझ भी गए होंगे। ऑल ऑफ अस हैव एट वन टाइम और द अदर, कभी ना कभी हम सब बीन शेकन एंड फ्राइटेंड बाय द रोरिंग थंडर साउंड्स दैट फॉलोज फ्लैशेज ऑफ लाइटिंग। बारिश के दिनों में अक्सर बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, और उसको देखकर सुनकर हम लोग डर भी जाते हैं। इट जनरली हैपेंस। और जो जिनके साथ कोई घटना हुई है भाई, तो कमेंट करके जरूर शेयर करें। द थंडरिंग साउंड आर ऑलवेज हियर्ड ए लिटिल आफ्टर सीइंग द फ्लैश ऑफ लाइटिंग। आपने ये देखा होगा कि जब थंडरिंग होती है तो लाइटनिंग हमको पहले दिख जाती है, और उसकी थंडरिंग गरज की आवाज थोड़ी देर में हमको सुनाई देती है। इन अर्ली स्टेजेस people thought that we hear the thunder a little after seeing the lighting apply because the thunder perhaps occurred a little later। पहले लोग यही सोचते थे कि भाई हो सकता है लाइटनिंग ही पहले प्रोड्यूस होता हो और उसके थोड़ी देर बाद थंडरिंग प्रोड्यूस होता होगा, इसी वजह से दोनों एक साथ ना सुनाई देकर थोड़ा सा डिफरेंस पर सुनाई देते हैं। ठीक है, नाउ वी नो दैट दिस इज नॉट द रीजन। अब हमको पता चल चुका है कि इसके पीछे रीजन ये नहीं है। बोथ लाइटनिंग एंड थंडरिंग रियली ऑकर टुगेदर, एक साथ दोनों प्रोड्यूस होते हैं। द रीजन फॉर द डिले इन हियरिंग द थंडर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट। जो ये डिफरेंस हमको थंडरिंग और लाइटनिंग में दिख रहा है, ये मेनली जो ये डिफरेंस है, ये इसके पीछे रीजन स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट का है, उनके बीच जो डिफरेंस है उसका है। आप यहाँ देख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड टेल अस दैट लाइट प्रोपगेट्स वेरी फास्ट एज कंपेयर टू साउंड। मतलब जो लाइट है वो साउंड की तुलना में बहुत फास्ट चलती है, बहुत फास्ट। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज नियरली 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साउंड की जो स्पीड होती है एयर में वो लगभग 340 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आएगा नियर अबाउट 0.34 किलोमीटर पर सेकेंड, 0.34 किलोमीटर पर सेकेंड। Whereas speed of light is as high as 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होती है लाइट की, यानी कि लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, जबकि साउंड एक सेकेंड में केवल 0.34 किलोमीटर या इतने मीटर ही डिस्टेंस तय कर सकती है। आप अब देख लीजिए डिफरेंस। लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लिया एक सेकेंड में, और साउंड जो है एक सेकेंड में 340 मीटर ही तय कर पाया दूरी। Thus light propagates nearly a million times faster than the sound. Hence when lightning and thundering occur together, the flash of light reaches as in practically zero time. आप समझिए भाई, लाइटनिंग और जो थंडरिंग है एक ही साथ प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन दोनों की स्पीड में बहुत अंतर है, मिलियंस टाइम्स का अंतर है। तो इसी वजह से जो होती है लाइट, वो साउंड की तुलना में बिल्कुल मतलब बहुत कम समय लेते हुए हम तक पहुंच जाती है। द साउंड ऑफ द थंडर
टेक्स ए फ्यू सेकेंड टू रीच अस, जबकि साउंड जो है वो कुछ समय लेता है हम तक पहुंचने में। देयरफॉर वी हियर द थंडर ए लिटिल लेटर आफ्टर सीइंग द फ्लैश ऑफ लाइट। इसी कारण से हम लोगों को जो थंडरिंग है, गरजने की आवाज़ है, वो बिजली के या इसके चमकने के कुछ देर बाद हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि भाई दोनों की जो स्पीड में है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब याद रखिएगा आप, बेसिक डिफरेंस केवल यही है, डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइटनिंग एंड थंडरिंग। लाइट और साउंड की स्पीड में जो डिफरेंस है उसी के कारण हमको लाइटनिंग और थंडरिंग अलग अलग दिखाई देते हैं। आगे देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ ह्यूमन ईयर वर्क्स, कि आखिर ह्यूमन ईयर काम कैसे करता है, इसको भी थोड़ा जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नाउ वी नो दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन of different objects and need a material medium to propagate from one point to another। हम ये समझ चुके हैं कि साउंड के प्रोडक्शन का सबसे बेसिक काज क्या है? वाइब्रेशन। और उसको चलने के लिए किसी न किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे वो सॉलिड के रूप में हो, लिक्विड के रूप में हो या गैस के रूप में हो। तो क्वेश्चन उठता है कि हाउ डू वी हियर इट, हम सुनते कैसे हैं इसको? We are able to hear sound with help of an extremely sensitive sense organ of our body। अगर हम साउंड सुन पा रहे हैं तो वो एक बहुत ही सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी में, उसके कारण सुन पा रहे हैं। दिस एज वी ऑल नो इज द ईयर। उस सेंस ऑर्गन का नाम है ईयर। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, इस फिगर में अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ईयर। द ह्यूमन ईयर इज नोन टू बी मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। जो ह्यूमन ईयर है उसके मुख्य रूप से 3 पार्ट्स हैं। पहला द आउटर ईयर, दूसरा मिडिल ईयर और तीसरा इनर ईयर। ठीक है, जो आउटर ईयर है इसमें देखिए ये इस शेप को, आउटर ईयर को हम पिना भी कहते हैं, पिना। ठीक है, इसका काम क्या है? साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करना। ये जो हमारा कान का बाहरी हिस्सा होता है इसको हम पिना कहते हैं। ये साउंड वाइब्रेशन को, कहीं से साउंड आ रही है तो उस वाइब्रेशन को ये कलेक्ट करने का काम करता है। ये केवल ह्यूमन ही नहीं, किसी भी एनिमल को आप देख सकते हैं, उन सब का ये पोर्शन अलग अलग तरह का होता है जो कि साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करने का काम करता है। और ये होता है ईयर कैनाल। द साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द, जो पिना है, इट कलेक्ट्स द साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द एयर। एयर से साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है ये। द कलेक्टेड साउंड वाइब्रेशन पास थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। और जो ये कलेक्टेड वाइब्रेशन होता है साउंड का, ये इसके थ्रू, इसे ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, इसके थ्रू आगे बढ़ता है। एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल के एंड पर देयर इज ए थिन मेम्ब्रेन, बहुत पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। ठीक है, कॉल्ड द ईयर ड्रम। इसी को हम ईयर ड्रम कहते हैं या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आप ईयर ड्रम के रूप में याद रखिए कि सबसे पहले आउटर शेप जो होता है उसे पिना कहते हैं, जो कि साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करने का काम करता है। और फिर ईयर कैनाल से होते हुए, ये देखिए, पिना से साउंड वाइब्रेशन कलेक्ट हुआ और फिर ईयर कैनाल से होते हुए ये यहाँ ईयर ड्रम तक आया, ईयर ड्रम पर आ गया। अब यहाँ तक तो था हमारा आउटर ईयर। देखिए यहाँ लाइन ड्रा करके डॉटेड से दिखाया गया कि इधर का पार्ट है आउटर ईयर। ये फिगर आप कभी भी समझ सकते हैं, इसे आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। When sound vibration reach the eardrum,
जब ये साउंड वाइब्रेशन यहाँ ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम तक पहुँचता है, द ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। और जब ये स्टार्ट कर देता है वाइब्रेट करना, तो द वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम्स बाय 3 बोन्स। अब इस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करने का, बढ़ाने का काम यहाँ पे 3 बोन्स होती हैं, वो करते हैं। कौन कौन से? हैमर, एनविल और स्टिरअप। हैमर, एनविल और स्टिरअप, ये 3 बोन होते हैं मिडिल ईयर में, जो कि इस साउंड वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, इस ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करने लगता है तो हैमर वाइब्रेट करता है, हैमर कारण एनविल और एनविल कारण स्टिरअप भी वाइब्रेट करने लगता है। ये सब मिडिल ईयर में होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आउटर ईयर का मेन काम क्या है? वाइब्रेशन को कलेक्ट करना। मिडिल ईयर का मेन काम क्या है? साउंड वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। ठीक, द मिडिल ईयर ट्रांसफर दीज एम्पलीफाइड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। और ये जो मिडिल ईयर है, इस एम्पलीफाइड वाइब्रेशन को ट्रांसफर कर देता है इनर ईयर को। इनर ईयर में दीज वाइब्रेशंस आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इन जो वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का काम कौन करता है? इनर ईयर। ठीक है, अब कैसे ये इनर ईयर इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, ये भी समझ लीजिए कि ये इस पोर्शन को, इनर ईयर के इस पोर्शन को कोचलिया कहते हैं। कोचलिया, ठीक है। इस कोचलिया में एक लिक्विड भरा होता है और इसके सरफेस पर अंदर की तरफ हेयर सेल्स होती हैं। हेयर सेल्स, बाल की तरह छोटे छोटे सेल्स होती हैं। तो जब वाइब्रेशन यहाँ पहुँचता है तो वाइब्रेशन कारण ये लिक्विड भी वाइब्रेट करने लगता है, और लिक्विड वाइब्रेट करने लगता है तो हेयर सेल्स भी वाइब्रेट करने लगती हैं। इसके अंदर जो हेयर सेल्स होती हैं छोटी छोटी, ये मैंने समझाने के लिए हेयर सेल्स इसमें बना दिया है। जब लिक्विड वाइब्रेट करने लगता है इसके अंदर का, इसके वाइब्रेशन कारण, तो हेयर सेल्स भी वाइब्रेट करने लगती हैं। और ये हेयर सेल्स ही इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं। और यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये देखिए, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारे माइंड तक पहुंच जाता है। ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारे माइंड तक पहुंच जाता है। These signals are sent to brain via the auditory nerves. It is the brain that finally interprets them as sound. और उसके बाद हमारा ब्रेन उन्हें पहचान लेता है साउंड के रूप में। तो अब देख रहे हैं यहाँ से किस तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा, ये डिपेंड करता है इस लिक्विड के वाइब्रेशन पर। बहुत तेज वाइब्रेट करेगा तो उस तरह का सिग्नल ब्रेन को जाएगा, कम वाइब्रेट करेगा तो उस तरह का सिग्नल ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन को जाएगा। तो जो हम तेज आवाज़, धीरे आवाज़, मीडियम आवाज़ सुनते हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं इन तीनों पार्ट्स का रोल है। आउटर ईयर उस साउंड वेव को कलेक्ट करता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगा, फिर मिडिल ईयर उसे इस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देता है इन तीनों बोन्स के थ्रू, हैमर, एनविल और स्टिरअप के थ्रू। और उसके बाद ये जब सिग्नल इनर ईयर को ट्रांसफ़र होता है तो इनर ईयर इस सिग्नल को, इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को पास कर देता है, भेज देता है। और ये जो नाम आप स्टिरअप देख रहे हैं, याद रखिएगा, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन का नाम बताइए, तो वह सबसे छोटी बोन स्टिरअप ही होती है, जो कि कान के अंदर होती है मिडिल ईयर में। ठीक है, तो सबसे छोटी बोन का नाम अगर बॉडी में पूछ दिया जाए तो आपको याद होना चाहिए स्टिरअप। ओके, अब कुछ और फिगर के थ्रू भी समझाया हूँ, वही सारी चीज़ें हैं। फिना है, ईयर कैनाल है, ईयर ड्रम है, हैमर, एनविल और स्टिरअप देखिए यूज किया गया है मिडिल ईयर में, जो कि एम्पलीफाई कर रहा है। और यहाँ पर कोचलिया के थ्रू हमारा जो है
इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक पहुंच जाता है। उम्मीद है आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा ह्यूमन ईयर कैसे ऑपरेट करता है। बहुत कई फिगर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। ये देखिए साउंड वाइब्रेशन को पिना कलेक्ट कर रहा है और ये साउंड वाइब्रेशन ये ईयर कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम तक जा रहा है। ईयर ड्रम जिसकी वजह से वाइब्रेट करने लगा। ये जब वाइब्रेट करने लगा तो इसके अंदर मिडिल ईयर में जो 3 बोन्स हैं, हैमर, एनविल और स्टिरअप, ये भी वाइब्रेट करने लगे, जो कि इस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर दिए और यहाँ से फिर पास कर दिए कोचलिया को। और कोचलिया के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है वो लिक्विड लगता है वाइब्रेट करने और इसमें के हेयर सेल्स इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। तो साउंड आपको समझ में आ गया होगा ह्यूमन ईयर कैसे वर्क करता है। अगला टॉपिक हमारा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। इट इज ए स्पेशल फीचर ऑफ द ह्यूमन ईयर। अगर ये ना होता तो हमें बहुत दिक्कत होती, और किस तरह की दिक्कत होती ये भी आप लोग अब समझ लीजिए। मुझे लगता है ये लास्ट स्लाइड है, तो इसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। और एक बात और, यदि वीडियो पसंद आ रहा है, नॉलेजफुल है, तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और वीडियो बनाता रहूं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह के वीडियो आगे बनाता रहूं। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। देखिए आगे, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग ऑफ ए ह्यूमन ईयर मीन्स हाउ मच टाइम द सेंसेशन ऑफ एनी साउंड स्टे इन आवर ब्रेन। देखिए याद से जान लीजिए कि ह्यूमन ईयर की खासियत ये है कि जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं और हमको सुनाई, कोई अगर कुछ बोला और हमको सुनाई दिया, तो जो चीज़ सुनाई दिया उसका जो असर है, उसका जो इफेक्ट है, वो हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, अगर ये 0.1 सेकेंड का टाइमिंग न रहता, उतने देर तक वो वहाँ अपना इफेक्ट ना शो करता, तो हम कुछ भी बोलते ब्रेक होकर चीज़ें हमको सुनाई देती। आज मुझे बाजार जाना है, अगर ये परसिस्टेंस 0.1 सेकेंड का ना होता तो अभी हमको इस तरह से सारी बातें सुनाई देती रोबोटिक वे में। ठीक है, लेकिन इस परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग वाली प्रॉपर्टी के कारण ही, जिसके कारण आवाज़ हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक अपना असर कायम रखती है, इसी के कारण हमको सुनने में कंटिन्यूटी बनी रहती है। The persistence of hearing is increased or decreased compared to the normal ear. अगर नॉर्मल ईयर से persistence of hearing घट रहा है या बढ़ रहा है की तुलना में, it indicates the human hearing loss of the human ear. इसका मतलब कि उनके कान में कुछ सुनने से संबंधित समस्या आनी शुरू हो जाएगी, हियरिंग लॉस होने लगेगा उनके कान में। ठीक है, एक इसी में जो बताई हुई बात है उसी चीज को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग हेल्प अस टू गेट ए फीलिंग ऑफ कंटिन्यूटी व्हाइल हियरिंग वन साउंड आफ्टर अनदर साउंड। वो कंटिन्यूटी की फीलिंग को बनाए रखता है। आवाज़ हमको ब्रेक कर करके नहीं सुनाई देती है, कंटिन्यू हमें सुनाई देती रहती है और उसके बीच कंटिन्यूटी बनी रहती है। ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग द डायरेक्ट ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड reaching ear in lesser times than 0.1 second mingle together and do not produce any separate sound of their own। आपको पता है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो हमारी जो ओरिजिनल साउंड है वह कई चीज़ों से टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट बैक भी होकर हमारे पास तक आती है, और वो वापस आती हैं 0.1 सेकेंड के अंदर ही हमारे पास तक पहुंचती हैं, जिसकी वजह से वो एक साथ मिंगल हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और हम लोगों को किसी प्रकार का कोई सेपरेट साउंड नहीं सुनाई देता है, एक ही आवाज़ सुनाई देती है। दिस सेव्स अस फ्रॉम कन्फ्यूजन एंड डिफिकल्टी। इससे हमको ये फ़ायदा होता है कि किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होता है और हमको कोई डिफिकल्टी नहीं होती है।
अब अगले वीडियो में मैं इको से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें साउंड के रिफ्लेक्शन के बारे में और इको के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर उसे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरा नया वीडियो आसानी से मिलता रहे। थैंक यू।